पाकिस्तान में गुर्दे के मरीज़ की बेतहाशा परेशानियां हैं। अच्छा, आई विश कि मेरे पास इन परेशानियों की कोई क्लासिफिकेशन होती, जैसे कि मैं आपको किडनी डिजीज़ और प्रोटीन यूरिया के बारे में समझाता हूँ। और आई विश इससे भी बेहतर होता कि मेरे पास इन परेशानियों का कोई हल होता, जैसे कि मेरे पास प्रोटीन यूरिया और किडनी डिजीज़ को मैनेज करने के हल हैं, दवाइयाँ हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। जो हमारे मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, उनका कभी भी क्लियर कट जवाब नहीं होता। ये एक मूविंग टारगेट होता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा कि गुर्दे के मरीज़ की परेशानियाँ होती क्यों हैं, उनकी क्या वजूहात बनती हैं और आप क्या कर सकते हैं उसको बेहतर करने के लिए। ये कोई कंफर्म्ड टेक्स्ट बुक या गाइडलाइन ओरिएंटेड फार्मूला नहीं है, लेकिन ये मेरी कुछ पर्सनल थॉट्स हैं, कुछ मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है और कुछ मैंने आपसे ही सीखा है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कौंसा क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर। गुर्दे के मरीज़ की पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म की परेशानियां हैं और मैं इसको कहता हूँ साइकोलॉजी ऑफ किडनी डिजीज़, जो कि बहुत ही गहरा और चौड़ा किस्म का टॉपिक है, जिसको किसी भी एक व्लॉग में, एक डिस्कशन में, एक सीटिंग में डिस्कस नहीं किया जा सकता। वैसे जो ज़हनी हमारे अमराज होते हैं या ज़हनी कैफियत होती है, उसकी अगर 2-3 हम बड़ी चीज़ें देखें तो वो होती है एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन। इन तीनों की अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेस हमें तब होता है जब हमारे पास कोई इतना बर्डन आ गया है किसी भी चीज़ का कि वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो एंग्जाइटी होती है वो होता है लाइक फियर, के डर कि कुछ हो जाना है, और वो शायद इसी स्ट्रेस की वजह से है, जो कि शायद गुर्दे के मर्ज़ का स्ट्रेस भी हो सकता है। और फिर आता है डिप्रेशन, जिसमें आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस एक तरह से आपको ओवरवेल्म कर लेते हैं और आपको लगता है कि बस अब होपलेसनेस है, मायूसी है, दी एंड। गुर्दे का मरीज़ इन तीनों कैफियत में से बार बार रोज़ाना गुज़रता है। उसको अपने मर्ज़ का स्ट्रेस भी है, उसको अपने गुर्दे के मर्ज़ से रिलेटेड एंग्जाइटीज़ और फियर्स भी हैं कि पता नहीं कल क्या हो जाना है, और एट द सेम टाइम उसको ये भी कैफियत रहती है कि बस मैं अब लगा गया, दी एंड, मेरा बस अब टाइम आ गया है। अब इस सारी सिचुएशन को मेरा नहीं ख्याल कि क्लासिफाई किया जा सकता है, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन हम इसको फिर भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे इश्यूज़ है क्या। और इन इश्यूज़ के बारे में आपको एनलाइटन करने के लिए मैं आपको कुछ सेगमेंट्स की तरफ लेके चलता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि हमारे गुर्दे के मरीज़ की एंग्जाइटीज़, डिप्रेशन और परेशानियों का सबब बनते हैं। और इसके बावजूद कि ये मसला है ही कोई नहीं, आपको गुर्दे का मर्ज़ हो गया है तो व्हाट, अभी आपके पास सारी ज़िंदगी पड़ी है। अगर आप अच्छा मैनेजमेंट करें अपने मर्ज़ की, मैं बेतहाशा वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मसले वाली बात ही कोई नहीं है और आप आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारें, कोई टेंशन है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद हमारा गुर्दे का मरीज़ क्यों इतना परेशान है, तो मुझे जो समझ आई है मैं वो आपसे थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। गुर्दे के मर्ज़ की परेशानी की जो सबसे बड़ी वजह बनती है या पहली वजह बनती है, वो होता है पेशेंट खुद। वैसे तो ह्यूमैनिटी का रूल है कि जो बंदा मुश्किल में होता है उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए, और इसीलिए मैं कभी भी पेशेंट को उसकी पिछली हरकतों या पिछले लाइफस्टाइल की वजह से परेशान या डिप्रेस नहीं करता, क्योंकि उसकी कोई तुक ही नहीं बनती। अब हमने आगे फ्यूचर की तरफ देखना है। लेकिन सिर्फ एक मेरी थोड़ी सी शिकायत है हमारे मरीज़ों के साथ कि हम क्यों सब कुछ होने के बावजूद अपने लाइफस्टाइल को बेहतर क्यों नहीं करते। जस्ट लाइक आपको पता है एज ए अडल्ट, चलें एजुकेशन आपके पेरेंट्स ने करवा दी, और अगर आप
अच्छी मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं तो घर में हर वक्त एजुकेशन और जॉब की डिस्कशन हो रही होती है। तो मैं कहता हूँ कि एजुकेशन आपको इन बिल्ड मिल गई और बस आप उसमें चल रहे थे। लेकिन जूँ ही आप थोड़ा सा ग्रो करते हैं, अडल्ट होते हैं, टीन एज में आते हैं, आपको पता होता है कि मैंने जॉब करनी है, आपको पता होता है जितनी अच्छी मैं एजुकेशन लूँगा उतनी अच्छी मेरी जॉब होगी। शादी की फ़िक्र होनी शुरू हो जाती है कुछ बच्चों को, लड़के हों या लड़कियां हों, और आपने सोसाइटी में एक मुकाम बनाना होता है, आपकी सोच होती है कि मैंने क्या करना है अब। और फिर रिलीजियसली आपको पता होता है कि मैंने नमाज़ पढ़नी है, या एक रिलीजियस आपके जहन पे ज़िम्मेदारी होती है कि मैंने ये काम करना है। और जो इन सब चीज़ों की माँ है, जो सेहत है, उसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आई एम नॉट श्योर वाई। बेशक क्या शादी, एजुकेशन और जॉब के बारे में भी हमें किसी ने बताया है, हमारी अपनी कोई सोच नहीं है। तो ये मेरा एक कंसर्न है हमारी सोसाइटी के साथ, हमारे पेशेंट्स के साथ, कि वो जिस तरह अपनी जॉब, शादी, एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, सेहत के बारे में उस तरह सोच क्यों नहीं आती, हम उसकी तरफ क्यों नहीं जाते। दूसरे नंबर पे आती है हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी, उसका ऑलमोस्ट मॉरल डिके हो चुका हुआ है, मॉरल बैंकरप्सी हो चुकी हुई है। और मैं इसमें सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूइटी को, या जिसको आम लोग फहाशी कहते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं दूसरे हलाकियात की बात कर रहा हूँ जो दूसरे इंसानों के लिए हमारे अंदर होने चाहिए एज ए सोसाइटी, एज ए कम्युनिटी। हमारी सपोर्ट क्या है कम्युनिटी में? ज़ीरो। लोगों के क्या चीज़ें तेज़ हैं? उनकी ज़बानें। जजमेंट लोगों की ऐसे आती है जैसे कोई तेज़ किया हुआ उस तरह हो। ज़ुबानें ऐसे चलती हैं बकवास करने के लिए, इल्ज़ामबाजी करने के लिए, कि बस आप इमेजिन नहीं कर सकते। सपोर्ट ज़ीरो। किसी किस्म की ना अखलाकी सपोर्ट, ना किसी किस्म की माली सपोर्ट, ना किसी किस्म की इमोशनल सपोर्ट। अगर आपका मोहल्लेदार, आपकी कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी मरीज़ को कुछ करती है, परेशान करती है, डिप्रेस करती है, किसी किस्म की कोई भी सहूलत या सपोर्ट वो मरीज़ के लिए नहीं लाती, और ये मैं सोसाइटी इन जनरल बात कर रहा हूँ, जो आपका करीबी रिश्तेदार है, आपका मोहल्लेदार है, आपके दोस्त हैं, सब बुरे नहीं हैं, कुछ बहुत कम लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन एज ए जनरल रूल आप किसी भी मरीज़, गुर्दे वाले मरीज़ को देखें तो उसकी परेशानियों का एक बड़ा सबब उसके इर्द गिर्द के लोग होते हैं। फिर इसी तरह हमारा जो सपोर्ट का सिस्टम है वो बड़ा मिसडायरेक्टेड है। आप चैरिटी को ले लें कि दड़ादड़ लॉस्ट कॉज पे चैरिटी हो रही है। मैं पहले भी इस पे बहुत डिस्कशन कर चुका हूँ कि हमने जी डायलिसिस सेंटर बना दिए, हमने फलां कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन प्रिवेंशन कहाँ है? स्क्रीनिंग पे हम क्यों नहीं चैरिटी करते? स्क्रीनिंग पे हम क्यों नहीं डिस्कशन करते? बिल्कुल उसी फैमिली की तरह पहले अपने बुज़ुर्ग को कही जा रहे हैं, खा यार, खाओ खाओ रसगुल्ला, कुछ नहीं होता, खाओ। अच्छा, जब शुगर के साथ पाँव कटने वाला हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, फिर बड़े कंसर्न हो जाएंगे, डॉक्टर साहब कितने करोड़ लगने हैं ट्रांसप्लांट के, आप मुझे बताएं, मसला ही कोई नहीं है, और नहीं अब हम बहुत एहतियात से चल रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि आपको क्यों नहीं 1 साल पहले या 6 महीने पहले पता था कि ये रसगुल्ला या ये पराठा अब्बा जी के लिए, पुप्पो के लिए ख़तरनाक है। हमें अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, हमें अपनी डायरेक्शन सीधी करनी पड़ेगी, और हमें अपनी चैरिटीज़ की भी प्रायोरिटीज़ सही करनी पड़ेंगी। उनको ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से उन जगहों पे लगाने के बारे में सोचना पड़ेगा जहाँ से ब्रॉडर कम्युनिटी को फ़ायदा हो, ना कि सिर्फ एक छोटे से सेगमेंट को जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और उसको सिर्फ और अच्छे तरीके से ख़त्म करने के लिए हम उस पर अपना सारा पैसा लगा दें। उसके बाद आता है हमारा सबसे पैथेटिक सेगमेंट, जो कि मरीज़ की एंग्जाइटीज़ को सुपर टर्बो लगा देता है, वो है हमारा हेल्थ केयर। हमारे डॉक्टर्स हमारा हेल्थ केयर मरीज़ जो कि पहले ही एंग्जाइटीज़ और परेशानियों से मरा हुआ आता है उसको और परेशान कर देते हैं, बल्कि जो परेशान नहीं होता उसको भी वो परेशान करके घर भेजते हैं कि कहीं ये सुकून से ना चला जाए।
उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मैं उनकी डेप्थ में नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। कुछ लोग उसको मोनेटाइज करने के लिए करते हैं, कुछ अच्छी नीयत से मरीज़ को डराने के लिए करते हैं कि जब तक मैं डराऊंगा नहीं, इस मरीज़ ने परहेज़ नहीं करनी, इस मरीज़ ने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना, इसने दवाई नहीं खानी। लेकिन ओवरऑल हमारा हेल्थ केयर मरीज़ की परेशानियों का सबब बनता है, मरीज़ की परेशानियों को बढ़ाने में सबब बनता है। हमारे डॉक्टर, हमारा स्टाफ बहुत ही रूड है। अगर मैं कहूँगा बदतमीज़ है तो फिर सारे माइंड कर जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से बदतमीज़ भी है। और हमारे हेल्थ केयर की एग्ज़ाम्पल बिल्कुल इस वक्त हमारी मसाजिद की तरह है। जिस तरह हमारी मसाजिद में बुज़ुर्गों और मौलवियों के गलत रूड रवैये की वजह से हमारे बच्चे, हमारी यूथ मस्जिदों में जाने के बजाय गेमिंग जोन में जाती है, इसी तरह हमारे हेल्थ केयर में मरीज़ डॉक्टर के पास आने के बजाय होमियो और हकीम के पास चला जाता है। हकीम और होम्योपैथी कम अज़ कम मरीज़ से बदतमीज़ी नहीं करते, उससे 2 मिनट की बात भी कर लेते हैं। और स्पेशली जब उनको पता होता है कि ये मोहल्ले का चौधरी है, ये ज़रा बड़ा बंदा है, इसने आके 10 बंदे और भेजने हैं, वो उससे और भी ज़्यादा बात कर लेते हैं। उसके बरक्स हमारे हेल्थ केयर में क्या होता है, मरीज़ को रूडली जवाब दिए जाते हैं, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसको सिंपल डायलॉग मारा जाता है कि डॉक्टर तू है कि मैं। उसके मुकाबले में अब होम्योपैथिक उसको समझा रहा होता है कि डॉक्टर के पास क्योंकि गुर्दे के मर्ज़ का इलाज नहीं है, ये छन्नी आपकी ख़राब हो गई है जिसका इलाज होम्योपैथिक में है। तो वो मरीज़ कहता है यार ये बड़ी बात है, डॉक्टर ने तो मुझे छन्नी का बताया ही नहीं था। और होम्योपैथिक वाले को छन्नी का पता है, गुर्दे के अंदर फ़िल्टर का पता है, जो मैंने वो गूगल में देखा था। तो वो भी इम्प्रेस हो जाता है। हमें एज ए हेल्थ केयर अपना रवैया बेहतर करना पड़ेगा, मरीज़ की सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो हमारे मरीज़ ऐसे ही सफ़र करके, मेजॉरिटी मरीज़, सारे नहीं लेकिन मेजॉरिटी हकीम होमियो के दर से होके अपने गुर्दे के मर्ज़ का बेड़ा गर्क करके फिर ही हेल्थ केयर या डॉक्टर के पास आएंगे। तो हमें अपने एटीट्यूड बेहतर करने पड़ेंगे, हम इस बदतमीज़ी के साथ नहीं चला सकते। नेक्स्ट आ जाता है एज ए ह्यूमैनिटी, हमारा पूरा ग्रुप। एज ए ह्यूमन बीइंग हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं, हर अननेचुरल चीज़ हम कर रहे हैं। खाने में आप ले लें रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड, नेचुरल होल फूड से दूर। हम अपनी डे की रूटीन ले लें, बाहर वॉक करने में, गर्मी है जी, सर्दी है, अंदर टीवी के सामने बेशक गर्मी में बैठे हैं, बेशक सर्दी में बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, बाहर नेचर के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं है। हालांकि सारी रिसर्च साबित कर चुकी है कि नेचर से सिर्फ कांटेक्ट करने से ही आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटीज़ सारे दूर होने शुरू हो जाते हैं। फिर हमारी जो ट्राइब वाली फीलिंग है वो ख़त्म है। पाकिस्तान में बेतहाशा आबादी है, बेतहाशा रश है, आपकी एक्सटेंडेड 200, 300, 600 बंदों की फैमिली है और आपको एक बंदा सुनने वाला नहीं है। एक बंदा भी आपको सुन नहीं सकता, आपकी दिल की बात जिससे आप कर सकें, जिससे शेयर कर सकें, वो आपको एक बंदा भी शायद मुश्किल से मिलता है। इसको कहते हैं लॉस्ट ऑफ ट्राइब, यानी कि हमें वो जो कम्युनिटी की सेंस थी जहाँ पे हम एक दूसरे की बात सुन सकते जज किए बगैर, वो इस वक्त हमारी टोटल लॉस हो चुकी है। फिर आ जाता है हमारी मटीरियलिज़म। अब हम मटीरियल के पीछे ऐसे दौड़ रहे हैं कि हमने बेसिक्स ही खो दी हैं। आपकी बेसिक्स, आपकी हेल्थ, आपकी सेविंग्स, आपकी रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन, इस पे बहुत फोकस होना चाहिए। लेकिन क्या इस पे करते करते आप अपनी ज़िंदगी के जो लम्हे हैं, जो एन्जॉयमेंट है, जो हैप्पीनेस है, उसको भी खो देंगे? तो उस मटीरियलिज़म का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मटीरियलिज़म हमें ज़रूर एक ख़ास हद तक करनी चाहिए। जिस तरह हम फूड और दवाई गिन गिन के लेते हैं, हमने मटेरियल भी गिन गिन के इकट्ठा करना है। जब ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए या आपको लगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी का पर्पस लॉस हो रहा है, आपको मीनिंग नहीं मिल रहा, पैसे बेतहाशा हैं, लेकिन अब आपको ये नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूं। जिसकी एग्जांपल हमारे यूजुअली बाहर के लोग होते हैं कि सारी उम्र बड़ा पैसा कमाया, बच्चे भी पढ़ गए, घर भी 2-4 बना लिए,
अब वो कहते हैं हम पाकिस्तान चलें यार, ज़िंदगी का मज़ा नहीं आ रहा, पाकिस्तान चलते हैं, वहाँ कुछ करते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है देखने के लिए कि इसको डिसाइड कैसे करना है। इसी तरह आप जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपने अपनी ज़िंदगी के पर्पस और मीनिंग पर भी फोकस रखना है। और इस सब की सिंपल एग्जांपल हमारे मैट्रिक्स की तरह है कि हम एक माया और मैट्रिक्स में चल रहे हैं, लगे हुए हैं, और हमें समझ ही नहीं आ रही जब तक कि इस तरह का कोई शॉक जैसे कि गुर्दे का मर्ज या डायबिटीज़ या कोई भी एक्सीडेंट हमें वेकअप कॉल नहीं देता, हमें जगा और हिला नहीं देता, हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या करते जा रहे हैं। तो आपने अपने ज़िंदगी पे भी फोकस रखना है। अब मैं अपनी एंग्जाइटीज़ का भी जिक्र करता चलूँ। बिल्कुल गुर्दे के मरीज़ों की तरह मेरी भी बड़ी एंग्जाइटीज़ हैं। मैं अब सब कुछ अमेरिका से छोड़ के बोरियां बिस्तर बांध के इधर आ गया कि हम यहाँ पे कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और जब मैंने मरीज़ों का रवैया देखा, इन जनरल अवाम का रवैया देखा, तो मुझे भी एंग्जाइटी होनी शुरू हो गई। यार, लोगों को अपनी हेल्थ की परवाह ही नहीं है, स्क्रीनिंग के नाम पे ऐसे दौड़ते हैं जैसे पता नहीं क्या कर दिया है। हेल्थ के बारे में कोई प्लान नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, किसी किस्म का लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। और जो मरीज़ के साथ वाला अटेंडेंट आया होता है वो खुद भी मरीज़ होता है, हमें पता है ना, क्योंकि हम फ्री स्क्रीनिंग करते हैं ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की। और उसको अगर कहें कि इसको अच्छा मैनेज करें या डॉक्टर के साथ ज़रूर रजू रखें, तो पहले मरीज़ को फोकस कर लेते हैं, फिर मैं अपने पे करूँगा। अच्छा, मरीज़ पहले ही लगा जा रहा है, अपेरेंटली ऑलमोस्ट लॉस्ट कॉज है, उसको फोकस करने की बजाय आपको खुद पे भी साथ फोकस करना चाहिए। लेकिन हर अटेंडेंट की साथ वाले की एज ए जनरल हमारा रवैया ये होता है कि अभी तो डायबिटीज़ या अभी कौन सी मेरा कोई गुर्दा ख़राब हो गया या मेरी टांग कटने वाली है, वो जब स्टेज आएगी ना हम उस वक्त देखेंगे। तो मैं भी बड़ा परेशान होता था कि यार ये क्या सिचुएशन है, दोस्तों से मुझे गालियाँ पड़ रही हैं, तू अमेरिका छोड़ के चला गया है, तू पागल है। और इसी तरह अब वो सारे दोस्त लाखों करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं, मैं वो वाली दौलत भी इकट्ठी नहीं कर सका, तो मैं भी परेशान होता था। लेकिन मैंने उन परेशानियों का हल कैसे किया? एनलाइटनमेंट के साथ। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार, अब कोई इंसान पागल तो नहीं है कि उसको सेहत की फ़िक्र नहीं है। हाँ, हो सकता है कि वो दौड़ में लगा हुआ है, उसको पता नहीं चल रहा, तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर मैंने ब्लॉग लिखना शुरू किया। ब्लॉग लिखने के बाद फिर उर्दू में मुझे यूट्यूब चैनल बनाना पड़ा। ब्लॉग में आपके साथ इंटरेक्शन होता है, फिर यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में आपके साथ इंटरेक्शन किया, समझने की कोशिश की कि आपका ये रवैया क्यों है, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी एंग्जाइटीज़ कम हो गई, मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हो गई। फिर जब मरीज़ आता है तो मैं लंबा चौड़ा टाइम देने की कोशिश करता हूँ। उसका मकसद क्या है? मैं आपको समझने की कोशिश करता हूँ कि मरीज़ के अंदर चल क्या रहा है। थोड़ा सा हम टटोलने की भी कोशिश करते हैं, जैसे कि हकीम और होम्योपैथिक को क्यों प्रेफरेंस दी। हमारे तकरीबन 90% जो पेशेंट होते हैं, हर 100 में से 90 या 95 मरीज़ वो हकीम या होम्योपैथिक का इस्तेमाल कर चुके होते हैं। तो वो थोड़ा सा ज़रा ऑफेंसिव हो जाते हैं, माइंड कर जाते हैं। हालांकि मेरा सिर्फ पूछने का मकसद ये होता है कि वो क्या चीज़ थी जो आपको होम्योपैथिक के पास लेके गई, जबकि आपके पास एक रियल चीज़ थी। यानी कि एक आपको जाली सोना बेच रहा है, एक असली सोना बेच रहा है, और आपको पता भी है कि वो जाली सोना है, उसके बावजूद आप असली सोना छोड़ के जाली वाला क्यों लेंगे? तो अभी तक मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, हम इस पर रिसर्च भी करते रहेंगे, आपके साथ मैं टाइम स्पेंड करता हूँ। फ्यूचर में हमने और भी बहुत सारी एंगेजिंग एक्टिविटीज़ कम्युनिटी के लेवल पे रखनी है, जिससे मेरी और एंग्जाइटी कम हो। क्योंकि इट डज़न्ट मेक सेंस कि आप ह्यूमन बीइंग हैं, आपको अपने बच्चों की सेहत की, एजुकेशन की, इन जनरल फ़िक्र होनी चाहिए, लेकिन आपने क्यों इसको साइडलाइन किया हुआ है, क्यों इसके बारे में परवाह नहीं करते? तो मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी एंग्जाइटीज़ कम होती जा रही हैं। अब यही फार्मूला आपने अपने गुर्दे के मर्ज़ पे अप्लाई करना है। आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। जितना आप अपने गुर्दे के मर्ज़ को समझेंगे, कि क्या समझेंगे, मेरी क्रिएटिनिन कितनी है, क्या ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उसके बाद मेरी स्टेज क्या है, अगर मुझे गुर्दे का मर्ज़ है तो मैं किस स्टेज पे हूँ,
मैं किस रफ्तार से डायलिसिस की तरफ जा रहा हूँ, मेरा प्रोटीन यूरिया कितना है, प्रोटीन यूरिया कितना होना चाहिए, दवाइयों से कितना मैनेज हो सकता है। और उसके बाद फिर आपने बाहर की तरफ देखना है। क्या मैंने हर बंदे को आके जजमेंट पास करने देनी है, मैंने बाउंड्रीज़ लगानी है, मैंने अपने मर्ज़ के बारे में इतना सोचना है, उसके बाद मैंने इसको बेहतर करने की कोशिश करनी है। मैंने हर चाचे ताए मामे को आके मुफ्त में मशवरा नहीं देने देना, क्योंकि ज़िंदगी का एक बेसिक रूल होता है कि आपने उसकी बात सुन के उस पर गौर व फिक्र करना होता है जो आपके बिल पे कर रहे होते हैं। तो जो बंदा आपके डॉक्टर की फ़ीस पे नहीं कर रहा, आपका मेडिकल बिल नहीं पे कर रहा, उसको आपने बिल्कुल फ्रीडम नहीं देनी कि वो आपको आके मुफ्त में मशवरे दे। हाँ, आप उसको इनवाइट ज़रूर करें डिस्कशन के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, लेकिन अगर वो बंदा मेडिकल बिल में इन्वॉल्व नहीं है तो आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप उसकी बात मानें। फिर एज ए ह्यूमन बीइंग आपने अपने आप को भी इम्प्रूव करना है, और उसमें आपने थोड़ा डेप्थ में जाना है कि अगर मुझे गुर्दे का मर्ज़ हो भी गया है तो क्या ये एंड है, अभी मेरी सारी ज़िंदगी पड़ी है। और जितना आप गुर्दे के मर्ज़ को समझेंगे, उसकी अच्छी मैनेजमेंट करेंगे, आपकी बेतहाशा परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप भी दूसरों से बात करें, दूसरे के मरीज़ों से बात करें, उनकी सिचुएशन समझने की कोशिश करें, और अपनी ज़िंदगी को मिनटों घंटों और दिनों में गिनना छोड़ें। ज़िंदगी मोमेंट्स में जी जाती है। आपका एक हैप्पीनेस और मज़े से भरा हुआ जो मोमेंट होता है वो 60-70 साल की मिज़रेबल ज़िंदगी से बेहतर होता है। ये मैं सिर्फ आपको आखिरी लफ्ज़ कहता जाऊंगा, स्पेशली वो मरीज़ जो डायलिसिस पे हैं और जिनको लगता है, होता नहीं है, जिनको लगता है कि मैंने अगले साल मर जाना है, तो कम से कम वो एक साल भी ज़िंदगी का इस कॉन्फिडेंस, मज़े और मीनिंग के साथ जिएं कि आपके बच्चे भी आपको याद रखें, आपकी नस्लें आपको याद रखें कि क्या यार मज़े की और बहादुर ज़िंदगी थी। ये तो थी मेरी छोटी सी स्पीच एंग्जाइटीज़ के बारे में, और कैसे आप अपने गुर्दे के मर्ज़ की परेशानियों को टैकल कर सकते हैं। ख़त्म तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, लेकिन उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, उसको अच्छा मैनेज कर सकते हैं, उसको इस लेवल पर ला सकते हैं कि वो आपकी डेली की ज़िंदगी डिस्टर्ब ना करे, बल्कि आपको ज़िंदगी और ज़्यादा एंजॉय करने में हेल्प करे। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, अपनी ओपिनियन देनी है, स्पेशली वो मरीज़ जिनको मेरे व्लॉग सुन के पता चला है कि गुर्दे के मर्ज़ की एंग्जाइटीज़ उतनी ज़्यादा और सीवियर नहीं है जितनी हम समझते थे। उनसे मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। दूसरे मरीज़ जब आपकी बात सुनते हैं, आपकी स्टोरी सुनते हैं, तो उनको भी हौसला और हिम्मत मिलती है। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।